हॅलो एव्हरीवन. BLच्या लेक्चरमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आपण मागच्या लेक्चरला थर्ड युनिट स्टार्ट केला होता आणि त्यामध्ये आपण सुरुवातीला कंपनी म्हणजे काय किंवा कंपनीमध्ये असणारं मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन म्हणजे जसं की त्यामध्ये कंपनीचे ऑब्जेक्ट्स काय असतील, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या असतील, कॉन्स्टिट्यूशन काय असेल, तर मेमोरेंडम मध्ये अशा पद्धतीचे कंटेंट्स असणार आहेत, बरोबर. प्लस त्यांनी हे मेन्शन केलं की कंटेंट्स मध्ये आणखी कुठल्या गोष्टी असतील की जर आपण ऍक्टचा विचार केला तर ऍक्ट नुसार म्हणजे जसं इथे तुम्ही बघू शकता की आपण इथपर्यंत येऊन थांबलो होतो की मेमोरेंडमची एक डेफिनेशन आपण पाहिली की कायदेशीर मान्यता असलेली जी कंपनी आहे, तर त्यामध्ये जे काही मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन आहे तर त्यामध्ये असणारे कंटेंट्स आपण जनरली आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. ते फार इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी कारण की जेव्हा कधी मी जसं मागच्या लेक्चरलाही तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही जेव्हा बिझनेस मध्ये याल, बिझनेस सुरू कराल तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींची गरज पडणार आहे, बरोबर ना. म्हणजे तुम्हाला जर तुमची स्वतःची कंपनी असेल तर ती कशी रजिस्टर केली पाहिजे किंवा तिला नाव कसं दिलं पाहिजे, नेम क्लॉज सुद्धा आपण पुढे बघणार आहोत. तर इथे कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन हा जो पार्ट आहे अंडर सेक्शन 4 of the act specifies the contents of this important document which is a character of the company. म्हणजे कंपनी सॉरी नॉट अ कॅरेक्टर, चार्टर ऑफ द कंपनी. म्हणजे इथे काय आहे की तुम्हाला हे जे कंटेंट्स आहेत त्यानुसार तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन हा पार्ट जो आहे, अगदी तुम्ही टीवायला गेलात तर तुम्ही जेव्हा प्रोजेक्ट तयार करता तर त्याचं डॉक्युमेंटेशन कसं केलं जातं किंवा कशा पद्धतीने त्या प्रोजेक्टमध्ये आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार आहोत, कुठल्या टाईपची इन्फॉर्मेशन असेल, कुठला फॉर्मॅट आपण यूज करणार आहोत. तसंच सेम इथे आहे की कंपनी जेव्हा एखादा MOA तयार करेल तेव्हा त्यामध्ये काय कंटेंट असलं पाहिजे हे जर मला माहिती असेल तर काय होईल की कदाचित मला काम करणं इझी होईल. सपोज मी तुम्हाला सांगितलं की मुलांना उद्या एक काम करून या, ये काय झालं, संदिग्ध झालं, हो की नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कुछ एक टॉपिक का नाम दिया, सब्जेक्ट का नाम दिया और अगर बताया कि आपको ये काम कंप्लीट करना है तो आपके लिए आसान रहेगा कि मैडम ने जो ऑर्डर दिए है वो फॉलो करने और काम करना है। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी है, कंपनी को काम चलाना है, एक्टिविटीज करने हैं, कुछ रूल्स बनाने हैं, तो उसके लिए कंपनी को जो भी MOA बनाना है तो उसके अंदर एक्चुअली कौन सा कंटेंट होना जरूरी है जिसकी वजह से कंपनी का काम आसान हो सकता है। इज दैट क्लियर हियर? ओके, सो फर्स्ट सी नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। यहाँ पे क्लॉज क्यों दिए है? क्योंकि इस क्लॉज के थ्रू कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, ऑथोराइज कंपनी है, तो यहाँ पे उसके लिए क्लॉज बनाए जाते हैं एज पर लॉ। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज के अंदर क्या होता है देखो, एवरी कंपनी मस्ट हैव अ नेम ऑफ इट्स ओन। जब भी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है तो उसके लिए उसका एक प्रोग्राम रखा जाता है नाम देने के लिए। प्रोग्राम के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसका नाम क्या होगा। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी बनती है कि ये किसका लड़का है, लड़की है, इसके फादर कौन है, मदर कौन है, इसके रिलेटिव्स कौन है, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे नेम क्लॉज के अंदर उन्होंने बताया कंपनी मस्ट हैव नेम ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का एक नाम होगा। द नेम गिव्स द कंपनी पर्सनल एक्झिस्टन्स। आपण जे म्हणतो ना माझं अस्तित्व काय आहे, तुम्हाला जे एक्झिस्टन्स आहे ते तुमच्या नावावरून समजतं। XYZ, आता सपोज माझ्या समोर कोण आहे फर्स्ट इयरचा, एखाद्या स्टुडंटचं नाव घ्या की सलमान असेल किंवा आणखी दुसऱ्या मुलींमध्ये असतील काही अनम असेल किंवा आणखी आकांक्षा असेल, कोणी म्हणजे अगदी त्यांचं जे एक्झिस्टन्स आहे, आपण अटेंडन्स कशावरून लावतो की तुमचं नाव तिथे डिस्प्ले होतं, तुम्ही जो फीडबॅक फॉर्म भरता तुमच्या नावानिशी भरता, बरोबर की नाही। तसं तुमचं एक्झिस्टन्स कंपनीचं जे आहे ते तुम्हाला नावामुळे मिळणार आहे। ओके, so the promoters who select the name of the company are required to take care that the name is not an undesirable one। अभी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी नाम डिसाइड किया जाएगा तो वो किस तरह से डिसाइड करेंगे हम लोग फिर। जैसे मैंने बताया न्यूबॉर्न बेबी का नाम रखते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि मदर के नाम से, फादर के नाम से हम लोग डिसाइड करते हैं, या कोई घर का जो
फैमिली मेंबर है वो डिसाइड करता है। बहुत सारे नाम रहते हैं जो अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिजायर्स रहते हैं उसकी तरह से हम उस तरह से क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं। तो कंपनी का नाम अगर रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम रखने के लिए उन्होंने फर्स्टली ये मेंशन किया है कि वो अनडिजायरेबल वन नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नेम जो है वो डिजायरेबल में आता है और कौन सा है वो अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल में आता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो भी चीज आपको मेंशन की है। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं द नेम एंड एम्ब्लेम्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जो है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डिटेल स्टडी आपको मार्केटिंग में आगे है। तो इस तरह के नाम ज्याला आपण म्हणतो त्याचं प्रतीक असणं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनशी रिलेटेड काहीतरी असं एखादं नाम ते असता कामा नये, किंवा यूएनओ रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन रिलेटेड असू नये, इंडियन नेशनल फ्लैग रिलेटेड ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का। द ऑफिशियल सील एंड एम्ब्लेम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट or the name and pictorial representation of political leaders have been prohibited। तो यहाँ पे ऐसा कोई पिक्चर यानी पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनके नाम से या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जो उनके जो नाम है उन्होंने दिए हुए, तो उस तरह का जे ज्याला आपण म्हणतो कशाशी तरी ते रिलेटेड असं ह्या गोष्टींशी ते नसावं कंपनीचं नाव, मग त्याचं एक वेगळं एक्झिस्टन्स असलं पाहिजे। मग ते कसं असणार आहे, त्यामध्ये सांगते फर्दर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी मस्ट एड द वर्ड, यानी कि पब्लिक कंपनी अगर है तो उसके साथ आपको क्या करना है, लिमिटेड लायबिलिटी इस तरह से ऐड करना है नाम के आगे, लिमिट एडेड द वर्ड लिमिटेड, ओके, एट द एंड ऑफ इट्स नेम एंड द प्राइवेट कंपनी द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में एक वर्ड आपका रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके ना। सो यहाँ पे नेम क्लॉज इस तरह से आपको दिया है, ओके। In case of one person company, same should be included within brackets. Example राउत द्रविड़ one person company। जैसे हमने कंपनी के टाइप्स देखे ना, वन पर्सन कंपनी, उसमें कितने मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होना जरूरी है। तो वन पर्सन कंपनी है तो उसका नाम किस तरह से रखा जाएगा, अगर राहुल द्रविड़ का नाम है वो कौन है आपको पता है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इस तरह से वन पर्सन कंपनी का नाम दिया जाएगा, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो कंटेंट है एमओए का, फर्स्टली तो हमने देखा कि उसका नामकरण हो गया, ओके। सेकेंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी तो कुछ रूल्स रहेंगे, वो भी हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका एक ऑफिस रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द मेमोरेंडम मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट, यानी कि मेमोरेंडम के अंदर स्टेट का नाम होना जरूरी है, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी सिचुएटेड। ये जो ऑफिस है वो कहाँ पे आता है, मतलब कि किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो जानकारी इस मेमोरेंडम के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। सो it is compulsory to contain the name of the state, okay। The company shall within 30 days of its incorporation have a registered office। आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए टाइम लिमिट्स भी दिया जाएगा ना, कि एक बार आपकी कंपनी तैयार हो गई, फॉर्म हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, विद इन 30 डे 30, ओके। तो विद इन 30 डे आपका रोल क्या है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, दिखाना है कौन से इसमें आता है, वो स्टेट में आता है, ये भी आपको मेंशन करना है। Failing to apply for verification within 30 days of incorporation will invoke a penalty on the company, and every office who is responsible with Indian rupees 1,000 for every day for of a default, but not exceeding Indian rupees 1 lakh। अभी आप लोग समझ सकते हैं की लॉस, हम लोग लॉ सीख रहे, आता तुम्ही लॉचा जर अभ्यास करताय, लॉ मध्ये काय प्रोविजन्स असतात की तुम्हाला एक करेक्ट वे दिला जातो, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ और अदर बिजनेसेस। तो यहाँ पे हर एक चीज के लिए रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं, उस रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलती है या पेनल्टी दी जाती है,
इज दैट क्लियर ना? सो यहाँ पे कंपनी के लिए भी कुछ रूल है। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपका नहीं है, विद इन 30 डेज आप अगर आप ये प्रोविजन नहीं कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के बाद, तो कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो पेनल्टी का जो ये है अमाउंट कितनी होगी, तो जितने सारे ऑफिसेस है, एवरी ऑफिसेस हु इज रिस्पॉन्सिबल विद इंडियन रुपीज 1000 फॉर एवरी डे डिफॉल्ट ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि पर डे आपको इतना 1000 रुपीज क्या करना है, पे करना है, पेनल्टी ये करनी है, पेड करनी है। So, but it not exceeding Indian rupees 1 lakh. बट ये जो पेनल्टी है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी है। 1 लाख से ज्यादा ये पेनल्टी आपको पेड नहीं करनी पड़ती। तो आप लोग बोलोगे कि मैडम क्या फर्क पड़ता है, अगर 30 डेज से एक डे ऊपर भी हुआ तो हम 1000 तो इजीली पेड कर सकते हैं। लेकिन ये पेनल्टी जब लगती है तो ये एवरीडे है। अगर पनिशमेंट नहीं हमने रखी होती तो शायद क्या होगा, मग कोणी लॉचा अप्लाय करणारच नाही ना, तुम्ही खूप अडचणी सांगता बरोबर, तुम्हाला साधा आता क्लास अटेंड करायचा आहे, काय केलं जाईल, रोज काही ना काही एक्सक्यूज असणारच आहे, त्याला आपण एक्सक्यूज नाही म्हणत, लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम्स हे असणारच आहे, तुमच्या असेल, माझ्या असेल किंवा कोणाचेही असेल। मग आपल्याला जर आपण टार्गेट करून घेतलेलं असेल किंवा आपण रूल्स फॉलो करणारे असो, इथिक्स फॉलो करणारे जर आपण असणार आहोत, तर आपल्याला पेनल्टीची गरजच पडणार नाही, आपण एक्सक्यूज घेणारच नाही आहोत। अगदी 50 मुलांमध्ये 50 ते 60 मुलांमध्ये फक्त रोजच्या रोज किती मुलं अटेंड करतात, 30 ते 35 मुलं रेग्युलर असतात बरोबर। मग हे जर अशा पद्धतीने अटेंडन्स असेल, आपण इथे पेनल्टी ठेवलेली नाहीये, इज दॅट क्लिअर ना, आपण थोडा सॉफ्ट कॉर्नरने जातो, पण ऍक्च्युअली 70% अटेंडन्स हा तुमचा भरणं गरजेचं असतं। त्यामुळे रोजच्या रोज आम्ही सांगतो इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल, पण काही लोकांना तरी सुद्धा त्या नियमाचं उल्लंघन करणं, रूल्स तोड़ना बहुत अच्छा लगता है या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के भी कुछ लोग हैं जो कि नॉट रिस्पॉन्सिबल है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है या रूल्स के बारे में कभी वो ज्यादा सेंसिटिव रहते नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, कुछ लोग है कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, कंपनी फॉर्म की सब हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हुए, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपका नहीं है तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर पेनल्टी नहीं रखी तो कितने भी ऐसे कंपनीज फॉर्म हो जाएंगे और उनका काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, दैट इज इलीगल। ओके ना? सो यहाँ पे उन्होंने एमओए के अंदर ये प्रोविजन भी रखी है। ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, दिस इज द थर्ड क्लॉज इन द मेमोरेंडम अंडर सेक्शन 4। लेट्स सी इट defines the objects for which the company is proposed to be incorporated and any other matter considered necessary in furtherance thereof. Let's see. The object clause requires only objects and any other matter considered necessary in furtherance thereof. So the objects clause determines the purpose of the company. ऑब्जेक्ट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, हमारे भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, हम अगर इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो ऑब्वियसली विदाउट ऑब्जेक्ट कोई तो चलता नहीं है। अगर कोई चल रहा है अभी तक विदाउट ऑब्जेक्ट, तो मेरे हिसाब से वो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट पर्पस कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी के पर्पस के बारे में हम डिस्क्लोज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्लॉज का होना बहुत जरूरी है। कंपनी एक्चुअली काम क्या करने वाली है, जैसे हम लीगल और इलीगल समझते हैं ना, उस तरह से अगर कंपनी का पर्पस ही सही है तो वो सोसाइटी के लिए क्या हो सकती है, सोसायटी के लिए कोई अच्छा काम कर नहीं सकती। ज्याला पण म्हणतो हानिकारक आहे समाजासाठी, सोसायटीसाठी हे हानिकारक असणार आहे। सो तुम्हाला पहिल्यांदा ह्या ऑब्जेक्ट क्लॉजचा विचार करावा लागेल, त्यानुसार तुमचं पर्पस समजेल। दिस क्लॉज अफर्मेटली states what the company can do and negatively states the company cannot do. Negatively that means what company cannot do, काय करणं गरजेचं आहे आणि काय नाही करणार आहात, हे दोन्ही गोष्टी या पर्पज मधून तुम्हाला लक्षात येतील। क्लास अटेंड करनी ये अगर कंपलसरी है, तो उसके अंदर अटेंड करने के बाद मुझे कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये इसके लिए भी कुछ रूल है, और कौन सी नहीं करनी है। अगर जो नहीं करना है उसके बारे में भी अगर आपको पता है,
तो क्या हो सकता है कि आपका पर्पस सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, ओके ना। सो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट क्लॉज हेल्प्स द इन्वेस्टर टू नो वेयर देयर मनी इन्वेस्टेड इज गोइंग टू बी यूज्ड। अगर मैं कंपनी चला रही हूँ, मुझे कंपनी में शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से, तो ऑब्वियसली अगर कौन सा भी न्यू पर्सन यहाँ पे एंटर करना चाहता है, तो कंपनी के बारे में उसको जानकारी चाहिए। तो वो जानकारी कैसे मिलेगी कि मैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जो मनी है मेरा, वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है। इसके बारे में अगर उसे जानकारी मिलेगी तो किस वजह से मिलेगी? ऑब्जेक्ट क्लॉज की वजह से। इनके ऑब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का पर्पस अच्छा है, कंपनी कुछ अच्छा करना चाहती है, तो ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगी कि मैं भी यहाँ पे, मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाऊंगी। इज दैट क्लियर ना? सो द for the creation the object clause enable them to know for what purpose the assets are used। आपके पास जो भी असेट है उसका आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के थ्रू आपको मिल सकती है। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट लायबिलिटी क्लॉज। सी फोर्थ पॉइंट, दिस क्लॉज स्टेट्स द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स and in case of company with limited liability, it must state that the liability of the members is limited, whether it is by shares or by guarantee. In the absence of this clause in the memorandum means that the liability of its members is unlimited। यानी कि यहाँ पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, मेंबर्स जो है, तो मेंबर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेना और उसके रिलेटेड वो कितना शेयर्स वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया है कि एक रूल बनाया है कि मैक्सिमम और मिनिमम शेयर्स कितने होंगे। अगर यहाँ पे ये क्लॉज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, एब्सेंस ऑफ दिस क्लॉज इन द मेमोरेंडम मींस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड। यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स काम करते हैं कंपनी के अंदर, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो कितना भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेमोरेंडम के अंदर ये लायबिलिटी क्लॉज अगर नहीं है तो इसका मीनिंग है कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इतना ध्यान में यहाँ पे रखना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कैपिटल क्लॉज। अभी कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या आता है? दिस क्लॉज स्टेट्स द शेयर कैपिटल विथ व्हिच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड and the number and value of the shares into which it is divided. With the Companies Act 2000, the minimum paid up capital of public company must be Indian rupees 5 lakh or more, and for a private company Indian rupees 1 lakh or more। यानी कि यहाँ पे कैपिटल क्लॉज के अंदर उन्होंने कैपिटल आपकी कंपनी के हाथ में कितना होना जरूरी, कंपनीज का जो एक्ट बना है 2000 में जो एक्ट बना है, तो मिनिमम पेड अप कैपिटल बताया कि पब्लिक कंपनी के अंदर कितना होना जरूरी है, 5 लाख रुपीस और उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे कुछ चीज खरीदनी है, बराबर है ना, मुझे लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेने के लिए आप मार्केट में जाते हो तो आपके हाथ में मैक्सिमम और मिनिमम उसके जो रेट्स है मार्केट के, तो उतना तो आपके हाथ में मनी होना जरूरी है, कैपिटल होना जरूरी है। कैपिटल ही नहीं है तो आप कैसे परचेस करोगे? वैसे ही यहाँ पे है कि जब कंपनी फॉर्म की जाती है उसके पर्पस आप डिस्क्लोज करते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पर्पस डिस्क्लोज करते हो, एक्टिविटीज करने हैं उसके अंदर, रूल्स फॉलो करने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर्स कितने हैं कंपनी के हाथ में, शेयर कैपिटल कितना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। कंपनी को अगर मुझे एक प्रोजेक्ट देना है तो कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किस तरह से करेगी, उसके हाथ में शेयर कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने लिमिटेशन दिया है कि कैपिटल मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना जरूरी। पब्लिक कंपनी है तो ऑब्वियसली उन्होंने इंडियन रुपीज 5 लाख और उससे भी ज्यादा कैपिटल होना जरूरी है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है तो 1 लाख और उससे भी ज्यादा कैपिटल आपके हाथ में होना जरूरी है। तो कैपिटल क्लॉज भी एमओए के अंदर बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? एसोसिएशन क्लॉज के अंदर क्या है, देखो कंटेंट स्टडी कर रहे हैं हम एमओए के, सो डोंट कंफ्यूज। एसोसिएशन क्लॉज में आप देख सकते हैं, दिस क्लॉज इज आल्सो नोन एज सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यानी कि it is a declaration made by the subscribers who have signed the memorandum of their intention to form a company।
यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी, आप सब लोग तो मीडिया से बहुत कनेक्टेड हो। सब्सक्राइबर्स का मीनिंग क्या आहे की यहाँ पे आपको क्या करना है, सबस्क्रायबर्स के थ्रू ज्याला आपण वर्गणी गोळा करणं म्हणतो, तर तिथे डिक्लेरेशन केलं जाईल की सबस्क्रायबर्स जे आहेत ते किती लोकांनी त्याला अग्रीमेंट दिलेला आहे, अग्री झालेले आहेत तुमच्या मेमोरेंडमला, आणि त्यानंतर तुम्ही ते इंटेन्शनली काय केलेली कंपनी फॉर्म केलेली आहे। एमओए मध्ये आता त्यांनी हा जो टेबल दिलाय की फॉर्म कसा असेल की टेबल ए त्यामध्ये दिलेलं असेल एमओए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी के जो फॉर्म्स हमने देखे ना उस तरह के ये फॉर्म्स है। तो सब्सक्राइबर्स का होना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे कि इनके थ्रू हम लोग डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा, साइन किया जाएगा, मेमोरेंडम को असाइन किया जाएगा। ओके, सो इस तरह की प्रोविजन है। MOA of a company limited by guarantee and having share capital, MOA of an unlimited company, ये जो मैंने नेम क्लॉज के अंदर आपको बताया ना कि किस तरह से नेम आपको सिलेक्ट करना है, तो नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको शेयर कैपिटल कितना है, गारंटी किस तरह की दी जाएगी, तो ये सब अगर इन्फॉर्मेशन असोसिएशन क्लॉज इसमें है, ज्याला आपण असोसिएशन म्हणजे काय म्हणतो की संघटना आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला काही क्लॉज तयार करावे लागतील आणि मग तुम्ही कुठल्या संघटनेशी संलग्न आहात हे तुम्हाला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो पार्ट है ये आपको नहीं है सिलेबस के अंदर। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। हमने एमओए स्टडी किया, एमओए के अंदर कंटेंट स्टडी किए, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, कंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अभी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों होती है, अगर आप मेरे सामने हो तो मैं श्योरली आपको एक क्वेश्चन पूछती कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, उसके फंक्शन्स क्या है। तुम्ही इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍडमिशन घेतलं, ऍडमिशन घेतल्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या थ्रू तुम्हाला सगळ्या गोष्टी काय केल्या जातात, प्रोव्हाइड केल्या जातात। मग तुमचं अगदी डेली रुटीन सेट केलं जातं, तुम्हाला ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्या कशा पुरवल्या जातील, प्रोव्हाइड केल्या जातील ह्याचा विचार केला जातो। तुमचं स्टाफ आहे, स्टाफच्या बाबतीत तुमचे सॅलरीज आहे, सगळ्या गोष्टी ऍडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करतं, कारण की तसंच इथे कंपनी आहे, कंपनीचं हे जे डॉक्युमेंट आहे तर यानुसार काही रूल्स रेग्युलेशन्स काय केले जातात, तयार केले जातात। मग जसं तुम्ही स्टुडंट आहात, स्टुडंटसाठी काय रूल्स असले पाहिजे, स्टाफसाठी काय रूल्स असले पाहिजे, हे जसं आपल्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण बघतो, सेम ॲज इट इज कंपनीमध्ये सुद्धा एक ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे की ते कंपनीचं जे वर्क आहे तर ते कशा पद्धतीने कसे कुठले रूल्स तुमच्यासाठी एम्प्लॉई ॲज अ एम्प्लॉई म्हणून तुम्हाला कुठले रूल्स असतील किंवा ॲज अ ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून तुमच्यासाठी काय फॉर्मॅलिटीज असतील, रेग्युलेशन्स काय असतील, हे सगळं या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन थ्रू तुम्हाला सांगितलं जातं। ओके, सो इट डिफाइन्स, लेट्स सी सेक्शन 2 defines articles as articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time। अभी ये अल्टरेशन क्यों होगा, चेंजेस क्यों होंगे इसमें जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस तो रहते हैं, अगर कोई डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, वो अगर आपका रिटायरमेंट लेता है या किसी चीज की वजह से आपको चेंज करना है, उस पोस्ट में प्रमोशन किसी और का करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर कोई एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि अपने हिसाब से कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना लेता है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंजेस आते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हर किसी का अलग अलग टाइप का हो सकता है और अप्लाइड इन पर्सुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ और ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे चेंजेस जो आने वाले हैं कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम, तो वो किस चीज से रिलेटेड रहेंगे, तो जो पीछे आपने पर्सुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट मतलब क्या है कि जो कंपनी के लिए लॉज बनाए गए हैं उससे रिलेटेड ही वो चेंजेस रहेंगे। लॉला सोडून तुम्ही काही कुठली नवीन प्रोव्हिजन करणार नाही, जे रूल्स मध्ये बसणार आहे त्याच पद्धतीच्या प्रोव्हिजन्स, त्याच पद्धतीचे बदल हे एओए मध्ये केले जातील। इज दॅट क्लिअर नाउ? हे एक डॉक्युमेंट आहे कंपनीचं ज्याच्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी काही रूल्स रेग्युलेशन्स बनवले जातात। सपोज प्रमोशन किती प्रमाणात दिलं जाईल, बोनस कसा दिला जाईल, ऍडमिनिस्ट्रेशनचे जे वर्क आहे, फंक्शनिंग आहे त्यामध्ये कुठले बदल असतील, ऍज पर सिच्युएशन ते बदलतात। जसं आता कोविड-19 सिच्युएशन मध्ये आपल्या एज्युकेशनल सिस्टीम मध्येच बघा ना किती बदल झाले
की तुम्ही ज्या गोष्टी क्लासमध्ये येऊन स्टडी करत होता किंवा तुम्हाला टीचिंग केलं जात होतं तेच तुम्ही सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन घेताय, म्हणजे हा ऍज पर सिच्युएशन आपण केलेला बदल आहे. आणि तो बदल सुद्धा कशाशी संलग्न आहे की काही ऍक्ट आहेत, त्या ऍक्ट नुसार आपण तुमचा एज्युकेशनल लॉस होऊ नये म्हणून अशा पद्धतीच्या प्रोव्हिजन्स केल्या जातात. तसंच सेम ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये बदल हा कंपनीच्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये बदल केला जातो की मार्केटची सिच्युएशन काय आहे, मार्केट कशा पद्धतीच्या डिमांड्स करतो आणि त्यानुसार तुमच्या फंक्शनिंग मध्ये सुद्धा बदल केला जाईल. इज दॅट क्लियर? ओके. उसके लिए भी उन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. Second is articles of association of company limited by guarantee and having share capital. And next thing is that articles of association of company limited by guarantee and not having share capital. मतलब सिचुएशन किस तरह की होगी ये इस फॉर्म के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कितने डिपार्टमेंट से यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं ना एजुकेशनल सेक्टर है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेक करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि ऑडिट आता है, ऑडिट क्या करता है, रूल्स क्या दिए है कि इतने डिपार्टमेंट से, तो उसका काम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन किसके लिए कौन सा रोल रहेगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हो, तो ये डिसाइड किया हुआ रहता है। तो उस फॉर्मेट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑडिट क्या कहता है कि 100% सक्सेसफुली आपका काम चल रहा है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑडिट के अंदर हमें अगर समझ में आता है कि ये बिल्कुल फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, तो वैसे ही ये फॉर्म दिया हुआ है कि एओए हम क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीजें, ये फॉर्म चेक किए जाएंगे कि आपकी कंपनी एक्चुअली कौन से फॉर्म में है, किस तरह से काम चला रही है, तो कैपिटल कितना है, शेयर्स कितने हैं, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। सो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपका ये पॉइंट। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि कंटेंट्स क्या है इसके अंदर। भी कोई भी चीज कंपनी रूल्स बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि कंटेंट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। कंटेंट्स के अंदर क्या आता है, फिर आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ, जो जो हमने टेबल फॉर्म का देखा, एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपके जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किस तरह के हैं, आपने किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। कॉन्ट्रैक्ट 5 इयर्स का है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बड़ा है, तो उसके लिए कौन सा रोल होगा, उसके टाइम लिमिट्स किस तरह से सेट करना है, क्या करना है, तो ये सब प्रोविजन इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर की जाएगी। नंबर एंड वैल्यूज ऑफ शेयर्स, आपके वैल्यूज ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर्स कितने हैं। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप किस तरह से शेयर्स को प्रेफरेंस देते हो, किस तरह से इशू किए जाते हैं। ओके, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट किस तरह की, ज्याला आपण वाटप करणं म्हणतो, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं शेयर्स। तो ऐसे नहीं ना, ये मेरे जान पहचान का, ये मेरा रिलेटिव है तो मैं इसको दे दूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसके लिए कुछ तो रूल बनाया जाएगा और उस रूल के बाद ही आप लोग उसे फॉलो करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। कॉल्स ऑन शेयर्स, लीन ऑन शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जैसे हमने ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन देखा ना पहले इसमें फर्स्ट चैप्टर में, उस तरह से अभी यहाँ पे नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन देखो आप, आपके बहुत जान पहचान का है नॉमिनेशन, एखादी नेमणूक करायची, मला एखादा न्यू पर्सन अपॉइंट करायचा आहे, जसं मी सांगितलं ऍडमिनिस्ट्रेटर पैकी एखाद्या डेथ झाला किंवा एखाद्याने रिझाईन केलं किंवा काही कारणास्तव तुम्हाला त्याची काय करायचं आहे, ट्रान्सफर करायची आहे, दुसऱ्या ऑफिस साठी तुम्ही त्याला शिफ्ट केलेलं आहे, मग ती व्हॅकंट पोस्ट तुम्हाला काय करायची, भरायची आहे, बरोबर। मग नॉमिनेशन कसं केलं जाईल, न्यू जो पर्सन अपॉइंट करायचा आहे त्याच्यासाठी काय रूल्स आहेत, तुम्ही इंटरव्ह्यूच्या थ्रू घेणार आहात किंवा कशा पद्धतीने घेणार आहात। जसं मी सांगितलं की असं चालणार नाहीये की वारसा हक्काने तुम्ही एखाद्याचे फादर आहेत ते तिथे काम करत होते, मग त्यांच्याच मुलाला घेणं कंपल्सरी असं आहे का, वारसा हक्काने तुम्ही देणार आहात का ती जागा दुसऱ्याला, त्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मधली। तर
हे सगळे रूल्स तुम्ही एओए मध्ये तयार केलेले असतील. एखाद्याच्या वडिलांची डेथ झाली, म्हणजे अगदी हृदयविकाराने त्यांचं अचानक निधन झालं. मग त्यांच्या फॅमिलीमधून त्यांचा मोठा मुलगा आहे, त्याला घेण्याचा तुमचा रोल आहे का एओए मध्ये? असेल तर लगेच तो मुलगा 18 वर्ष पूर्ण असतील तर आपण त्या जागेवर नेमणूक करतो. अशी पद्धत आहे नोकरीमध्ये, तुम्हाला माहिती आहे की नाही? तर त्या नॉमिनेशन रिलेटेड काही रूल्स रेग्युलेशन्स असतील. यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की फॉर फ्युचर ऑफ शेअर्स, जी जप्ती येते शेअर्सवर, ती कशा पद्धतीने आणली जाते. उगाच कोणाला तरी टार्गेट करून तुम्ही हे काम करणार आहात का? तर नाही, आपल्या नियमामध्ये काय सांगितलेलं आहे, एओए मध्ये जे नियम आहेत ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतील. अल्टरेशन ऑफ कॅपिटल, कॅपिटल मध्ये काय बदल करायचा आहे, त्यामध्ये तुम्हाला काही रूल्स दिले जातील. बायबॅक म्हणजे परत खरेदी कशी केली जाईल, म्हणजे अशा भरपूर कंटेंट तुम्हाला. शेअर सर्टिफिकेट्स कसे दिले जातील, डिमटेरियलायझेशन कसं केलं जाईल, त्यानंतर कन्व्हर्जन ऑफ शेअर्स इनटू स्टॉक, म्हणजे ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत कंपनीमध्ये ज्या होतात डेली, तर ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये, तर त्या ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी तुम्हाला ह्या पद्धतीची प्रोव्हिजन करून दिलेली असते की ज्यामुळे तुम्हाला रूल्स बनवणं इझी होईल. बरोबर. आता यामध्ये तुम्हाला आणखी काय दिलंय की रिनोव्हेशन आहे डायरेक्टर्सचं. आता एखादा डायरेक्टर आहे, जसं आपण पाहिलं प्रायव्हेट कंपनीमध्ये मिनिमम किती डायरेक्टर्स असतील, पब्लिक कंपनीमध्ये किती असतील, किंवा कुठल्या कंपनीमध्ये रिम्युनरेशन दिलं जातं, मग ते किती असलं पाहिजे हे तुम्हाला कोण सांगणार आहे? तर त्यासाठी तुम्हाला एओए जे कंटेंट्स आहेत ते स्टडी केले की समजतील. जनरल मीटिंग्स, आता मीटिंग हा प्रकार काही टाइमपासचा असतो का, मला सांगा? नो. मग इथे काय असेल कि यहाँ पे जनरल मीटिंग्स भी लेने हैं तो पूरे एक साल में कितने मीटिंग्स होंगे, उसका भी कुछ लिमिटेशन रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर्स को लगा कि आज मीटिंग लगाएंगे, उनके हिसाब से उन्होंने विदाउट इंफॉर्मेशन अचानक से स्टाफ को बुला लिया और मीटिंग ले ली, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसके लिए नोटिस दी जाएगी बिफोर कितने डेज, मीटिंग के पहले आपको कितने दिन इन्फॉर्म करना है स्टाफ के लिए जिनकी मीटिंग लेनी है। उसके लिए डेट फिक्स करनी होगी, उसके लिए प्लेस फिक्स करनी होगी, डे कौन सा रहेगा, हॉलीडे होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इस तरह से कुछ रूल्स है जो कि आपको क्या करने हैं, एओए के अंदर कंटेंट के अंदर डालने हैं, जिसकी वजह से हम वो रूल फॉलो कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे पॉइंट्स है, आपने इसमें से 10-12 भी कर लिए तो भी मेरे लिए काफी है। सो डोंट बी बॉदर अबाउट इट। 27 पॉइंट्स है, इसमें से जितने याद रहेंगे 10-12 आप कर सकते हो। ओके, कंटेंट समझ में आया? अभी हम लोग नेक्स्ट थिंग कौन सी देखेंगे, देखो, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, एमओए और एओए, इसके अंदर कौन सा डिफरेंस है ये अभी हमें देखना है, चेक करना है। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ तक समझा ही है ऐसा मैं इमेजिन करती हूँ। अगर नहीं भी समझा तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।